नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। देखिए ये चैप्टर मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हूँ और ये इसका सेकंड पार्ट है डिमांड का। यहीं पे मैंने लास्ट चैप्टर को रोका था, मतलब लास्ट लेक्चर को रोका था। वाई डू मोस्ट डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट। अधिकांश मांग वक्र उनकी जो ढाल है वो नीचे दाईं ओर क्यों होती है। अधिकांश या मोस्टली जो मैंने यूज़ किया है वो मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि सबके साथ ऐसा नहीं होता, सभी मांग वक्र में ऐसा नहीं होता है, ये कभी कभार ऐसा होता है। ज़्यादातर ऐसा होता है, एक्चुअली सही कहना यही होगा, क्योंकि वो अपवाद है जहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वो आगे आएंगे आपके, लेकिन पहले हमें जो जनरली होता है वो हम बात करेंगे। इसमें तीन फैक्टर, जो रीज़न है, तीन एक्सप्लेनेशन है, तीन व्याख्याएं जो बोलना चाहें आप। पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसका इफ़ेक्ट। दूसरा इफ़ेक्ट है इनकम इफ़ेक्ट। तीसरा है सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट, यानी कि सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम। दूसरा प्रतिस्थापन प्रभाव और तीसरा इनकम इफ़ेक्ट यानी आय का प्रभाव। तो पहला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसमें क्या होता है कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो सीमांत उपयोगिता है, आप सबको पता होगा, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ। अगर नहीं पता है तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो वो वहीं कहीं आएंगे, 1-2 लेक्चर के बाद आ ही जाएगा, लेकिन फ़िलहाल मैं बता देती हूँ एक सिंपल टर्म्स में। सीमांत उपयोगिता जो है वो होती है कि आप पहली चपाती जब खाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब इतनी अच्छी लगती है कि आप एक्सप्रेस तो नहीं कर पाते, क्योंकि डिमांड को अपनी उपयोगिता या सेटिस्फैक्शन को हम बता तो नहीं सकते, लेकिन खुश होते हैं तो बोलते हैं कि बहुत मज़ा आ गया या ऐसा कुछ। लेकिन वही चीज़ आप धीरे 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 एक की जगह दो, दो के बाद 3 ऐसे चपाती खाते ही जाओगे तो आपको नहीं अच्छी लगेगी और आप रखोगे उसको साइड में। और अगर कहीं ज़्यादा हो गई तो आपको वॉमिट भी हो सकती है, उल्टी भी हो सकती है, या आपका पेट खराब हो सकता है, होता है ना जनरली। तो वही है कि जो चीज़ आपको पहली यूनिट, जो आपकी इकाई है, वो आपको जो सेटिस्फैक्शन देती है, वो आपकी नेक्स्ट या उसके आने वाली हर एक इकाई नहीं देती है, उससे कम ही देती है। जो आपको जो खुशी होती है, आपको जो फीलिंग, आप संतुष्टि वाली जो आपकी फीलिंग है, वो सब कम ही होती जाती है। तो वो चीज़ आपके डिमांड पे भी, मांग पे भी लागू होती है कि आप ज़्यादा प्राइस पे कोई चीज़ ज़्यादा नहीं खरीदना चाहते। आप तब तक ही उस पर ज़्यादा पैसा खर्च करोगे जब तक वो आपके बजट में रहेगा, ठीक है। यानी आपका बजट भी तो एक तरह से आपकी सेटिस्फैक्शन है ना, कि आप सेटिस्फाई भी हो और बजट में भी फिट हो रहा हो। फिर तो वही एक जगह पे आके वो रिवर्स रिलेशन तक ही काम करेगा, फिर आप एक्स्ट्रा उस पर खर्च नहीं करने वाले। आप जब सेटिस्फाई भी हो चुके हो और अब आपका उसका प्राइस भी ऊपर जा रहा है, तो आप नहीं डिमांड करोगे उसकी। तो वहाँ इन्वर्स रिलेशन शुरू हो जाता है, यानी ऋणात्मक संबंध है जो कीमत और मांग में वो लागू होता है, ठीक है। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट, यानी प्रतिस्थापन। यहाँ पे ये होता है कि सब्स्टिट्यूट क्या होता है कि एक गुड को आप तभी तक, मतलब इस तरह से समझो कि थम्स अप और कोको कोला दो एक ही जैसे प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आप थम्स अप को तब ज़्यादा खरीदोगे कि कोको कोला महंगा होगा तब, या फिर कोको कोला सस्ता होगा। सोच के देखो, तो आप तभी खरीदोगे जब कोको कोला महंगा लगेगा आपको, तो आप सोचोगे कि थम्स अप ले लेता हूँ यार, ये सस्ता है, दिखने में, खाने पीने में तो सेम टेस्ट देगा। और ये सोच लो कि थम्स अप को कुछ नहीं हुआ, उसकी प्राइस उतनी की उतनी है, लेकिन आपका कोको कोला 2-3 रुपये कम हो गया, सस्ता हो गया, तो आप सोचोगे ये तो और सस्ता हो गया, जबकि ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं आया है। ये दूध के केस में भी आप देखते हो, सरस, अमूल, ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत आसपास उसके, जिसको आप
और छोड़ के दूसरे की तरफ जा सको, है ना। तो वो आपका प्रतिस्थापन प्रभाव है, उसकी वजह से भी आपके डिमांड पे इम्पैक्ट आता है ना। तो व्हेन द प्राइस ऑफ वन गुड इंक्रीज द प्राइस ऑफ अदर सब्सटीट्यूट गुड्स रिमेन चीपर, वो मैंने बता दिया कि उसकी तो प्राइस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया था, लेकिन आपने फिर भी बढ़ा दिया इस तो पहले वाले का कंजम्पशन, क्योंकि ये थोड़ा सा सस्ता होता है आपको बहुत ज़्यादा सस्ता लगने लग गया। ठीक है, तो इस वजह से भी आपका जो है डिमांड कर्व मूव करता है, उसमें मूवमेंट आता है डाउनवर्ड टू द राइट। फिर है इनकम इफेक्ट, यानी आय का प्रभाव। आय आय मतलब इनकम, लेकिन वो भी कौन सी, रियल इनकम, वास्तविक आय। अब वास्तविक और अवास्तविक क्या होता है, आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन तो यही आएगा। रियल इनकम का मतलब आपकी इनकम वही, आपके घर में वही मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल 25,000 की सैलरी है आपके फादर की, या आपकी कहीं से भी आपकी मंथली आपके घर में 25,000 आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ आपके घर में आती हो जिसकी प्राइसेस कम हो जाए, तो आप वही 25,000 में आप ज़्यादा ख़रीद पाओगे, यानी आपकी रियल इनकम जो है वो बढ़ जाती है। मतलब आप उसके बजाय और भी चीज़ें खरीद सकते हो ना। और उसका उल्टा, अगर जो चीज़ आपके घर में आती है और वो महंगी हो गई, तो आपको उसको ख़रीदना तो पड़ेगा, लेकिन अब आप कोई और चीज़ जो आपको लग रहा है कि यार कम यूज़ किया है इसको नहीं खरीदते, तो अब जो इनकम पे जो इम्पैक्ट आ रहा है ना किसी गुड्स की वजह से, वो है आय का प्रभाव। तो आप एक हद तक अगर आप ऐसे देखो, नॉर्मल और इन्फीरियर गुड्स क्या होता है, ऐसे कोई गुड्स, ऐसे कोई कमोडिटी या ऐसी कोई वस्तुएं नहीं है कि ये नॉर्मल है या अब नॉर्मल है या इन्फीरियर, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ सोच की बात है कि अगर हमारी इनकम बढ़ी, हमने उस चीज़ की डिमांड बढ़ा दी, तो वो नॉर्मल गुड्स कहलाएगा। और हमारी इनकम बढ़ी और हमने उसकी डिमांड कम कर दी, तो वो क्या कहलाएगा, इन्फीरियर गुड्स कहलाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात। इसकी वजह से भी जो ये मांग वक्र है वो नीचे की तरफ दाईं ओर जाता है। ठीक है, फिर एक्सेप्शन, जो मैंने कहा कि नीचे की दाईं ओर जाने के बजाय अपवाद ये है ऊपर जाए, दाईं ओर तो जाए पर ऊपर जाए, पॉजिटिव रिलेशन, धनात्मक संबंध, ऋणात्मक नहीं, जो कि जनरली होता है, उसके अपवाद में अगर ऐसा हो तो ये उसके ये ऐसा होगा, कर्व जो वक्र है वो ऐसा होगा, मांग वक्र इस तरह से दिखेगा आपको। इसके कुछ ये जो अपवाद हैं वो कुछ ऐसे होंगे, या तो आपने भविष्य के दिमाग में लगा रखा है कुछ ना कुछ कि प्राइस कम हो जाएगी और अभी ख़रीद लेते हैं, या सॉरी ज़्यादा हो जाएगी अभी ख़रीद लो, जो गेम महंगा है सस्ता। तो फ्यूचर की बातें, एक्सपेक्टेशंस आपकी, वो आपकी मांग को प्रभावित करते हैं। या फिर आपको शौक़ होता है किसी चीज़ का कि नहीं मुझे तो एंटीक चीज़ चाहिए, मुझे लाइक काफ़ी लोग होते हैं जिनको डिफरेंट आर्टिस्ट की पेंटिंग चाहिए होती है, कुछ अलग जो बहुत रेयर होता है, बस वही चाहिए, कितना भी महंगा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितना महंगा होगा वो उसको उतना ही ज़्यादा ख़रीदेंगे। एंटीक जैसे अपनी हड़प्पा या ये इस टाइप की सिविलाइजेशन की कोई मटके या पुरानी कोई चीज़ें हैं, उनको ख़रीदने की अगर आपसे बात की जाए तो एक मटका तो आपको बाज़ार से बहुत सस्ता भी मिल जाएगा, लेकिन उसमें ऐसा क्या है, पर वो रेयर है, वो एंटीक है, तो आप उसको ख़रीदोगे। फिर नेसेसरी चीज़ें, आवश्यकताएं पूरी करने के लिए जो ख़रीदना है वो ख़रीदना ही पड़ेगा, उसमें कम हो ज़्यादा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मतलब आप ज़रूरत की चीज़ें फिर ज़्यादा ख़रीदोगे ना, बाकी चीज़ों को वेस्ट क्यों करोगे। तो कीमत बढ़ तो रही होगी, लेकिन आप फिर भी ज़्यादा ही खरीदोगे, क्योंकि वो तो आपको ख़रीदना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका काम नहीं चलने वाला। फिर अब प्रेफरेंस, आपको जैसे कह दिया कि आपको चतुर्भुज के गुलाब जामुन खाने तो वहीं के खाने, चाहे वो महंगे हो चाहे सस्ते हो, वो प्रेफरेंस है आपकी। आपको गुची का प्रोडक्ट चाहिए तो चाहिए, आपको अरमानी पहनना है तो चाहिए, मतलब जो आपकी प्रेफरेंस हो जाए। आई एम जस्ट सेइंग कि जो भी आपकी इच्छा है आप वो पूरा करने के लिए आप कितना भी खर्च करोगे।
इग्नोरेंस, यानी जो ख़रीदने वाला है उसको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है मार्केट में। वो तो गया उठाया, होते हैं काफ़ी लोग जिनको पता ही नहीं है चल क्या रहा है, बस गए उठाया और आ गए, महंगा ख़रीदा सस्ता ख़रीदा, वो अपने आप से दिमाग लगा के आते हैं। लेकिन ऐसा, ये भी एक एक्सेप्शन है। सबसे इम्पॉर्टेंट अब है गिफन पैराडॉक्स, है ना। गिफन का विरोधाभास, यानी निकृष्ट वस्तुएं जो है, इंफीरियर गुड्स, जो मैंने अभी अभी आपसे बात की थी, डिस्कस किया था कि जिसमें आपकी इनकम बढ़े और आपकी डिमांड उसकी कम हो जाए। मतलब आप इनकम बढ़ गई, अब आप वो चीज़ नहीं खरीदना पसंद करते, तो उनका जो रिलेशन है वो गिफन, रॉबर्ट गिफन ने बताया था, वो भी एक अपवाद था कि जनरली तो ऐसा ही होता है कि हम लोग कीमत बढ़ने इनकम बढ़ने पर उन चीज़ों को कम कर देते हैं, वो इन्फीरियर है। लेकिन इसका उल्टा, अगर ऐसा हो कि हम उनको कम नहीं कर रहे, हमारी इनकम तो बढ़ी है पर हम उनको कम नहीं कर रहे हैं, हम उनको बढ़ा रहे हैं, उनका कंपैरिजन बढ़ा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, लेकिन कंपैरिजन बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे देखो ऐसा होगा, ये बहुत चीप क्लास की चीज़ें होंगी, जैसे बाजरा हो गया या चावल हो गए, ब्रेड हो गया, मतलब अपनी वेजिटेबल पोटैटो वगैरह, ऐसी चीज़ें जो नॉर्मली हमारे घरों में आती है, उसको हम इन्फीरियर कह देते हैं। ये गिफन की कैटेगरी की बात कर रही हूँ मैं, जो हमें चाहिए होता है, हमारे लिए कंपल्सरी है। अब यहाँ पे वो एक्सेप्शन, अपवाद कहाँ से आया? अपवाद यहाँ पे आएगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके घर में कोई नॉन वेजिटेरियन है, तो मैं उसको बताती हूँ, ये रॉबर्ट गिफन ने दिया था ये कंसेप्ट। तो उन्होंने यही दिया था कि आलू और मीट का जो वो लोग खाते हैं, मीट को आलू के साथ खाते हैं, है ना। तो उन्होंने ये देखा था कि मीट की प्राइस तो नहीं बढ़ी थी, लेकिन आलू की प्राइस जो है वो बढ़ गई थी। एक कोई भी अमाउंट तो मेंशन नहीं किया गया कहीं पे भी, लेकिन ये सोचो कि अगर अपने यहाँ पे अभी करंट सिनेरियो में अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, तो अगर देख लो कि मतलब एक एग्ज़ाम्पल ले लो, सोच लो कि 5,000 क्या 500 ग्राम अगर आता हो 1,000 रुपीज़ में, एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, उसको बिल्कुल रिलेट मत करना, रियल करंट सिनेरियो क्या मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि 500 ग्राम अगर 1,000 रुपये में आता है फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मीट है, और पोटैटो जो आलू है वो मान लो जो 100 रुपये में 1 किलो आ रहे होते हैं, वो मान लो अब 100 रुपये में आधा किलो ही आ रहे होंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि आपकी जो इनकम है, आप मीट पे खर्च, मीट को कुछ नहीं होगा, मीट की वही प्राइस है जो थी, वही है, वही 1,000 रुपये, ठीक है। अगर नॉर्मली 1,000 रुपये मैंने ज़्यादा बोल दिए, क्योंकि वर्कर क्लास के लिए ये लॉ बनता है, ये बड़े लोग पैसे वालों के लिए नहीं बन रहा है, नॉर्मल छोटे घरों परिवारों के लिए बनता है कि मान लो इसको छोड़ो, इसको 200 रुपये रखो, मीट 200 रुपये का है और 100 रुपये का आलू है, तो 300 रुपये का खाना है, ठीक है। लेकिन अब अगर मीट तो वही 200 रुपये का है, लेकिन आलू जो है वो अब 100 रुपये में आधा किलो ही आ रहा है, अब आधा किलो से उनके घर वालों का पेट नहीं भर रहा, तो वो क्या करेंगे, मीट और आलू को मिक्स करके खाने के बजाय वो मीट को हटा देंगे, 200 रुपये बचाएंगे और आलू ज़्यादा खरीदेंगे, जिसको वो अकेले ही खा लेंगे। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ आलू तो महंगा हुआ था, होना तो ये चाहिए था कि मीट को ज़्यादा खरीदो, जिसकी रेट हमने पढ़ा था ना प्रतिस्थापन में, जो महंगा नहीं होता है, जिसकी रेट स्थिर रह जाती है, हम उसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ मीट तो खरीदना चाहिए था वैसे, लेकिन नहीं खरीदा, और उन्होंने जो महंगा हुआ था उसी को ख़रीदा। यानी कि जिसकी वजह से चेंज होना चाहिए था डिमांड, वो तो हुआ नहीं। यानी यहाँ प्रतिस्थापन, जो धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव है, वो थोड़ा कम पड़ गया, किसके कंपैरिजन में, ऋणात्मक आय प्रभाव के आगे, यहाँ उल्टा पड़ गया। तो वही गिफन गुड्स है। ये बहुत आसान तरीके से मैंने कोशिश की है कि आपको समझ आए।
नेगेटिव इनकम इफ़ेक्ट क्या बोलता है कि आपको डिमांड कम करनी है। आपने डिमांड तो कम की है, क्योंकि वो जो आप 1 किलो खा रहे थे वो अब आप आधा किलो ही खा रहे हो 100 रुपये में। लेकिन अब आपने वहाँ से हटा के जो मीट का पैसा बचाया और वो भी यहाँ बढ़ा दिया, तो कम तो खाया। यानी कितना हुआ आपका वहाँ का 200 रुपये से तो 1.5 किलो का आपका जो आलू का कंजम्पशन हुआ, जो कि अगर आप पूरे 300 रुपये अगर पहले की कीमत पे लगाते तो कितने होते? 3 किलो होते, जो 1.5 किलो यूज़ हो रहे हैं। यानी इनकम इफेक्ट तो नेगेटिव है, ऋणात्मक है, लेकिन वो इतना ऋणात्मक भारी पड़ रहा है सब्स्टिट्यूट पे कि आपने मीट का कंजप्शन कम कर दिया। मतलब उसको आपको करना चाहिए था, ज़्यादा खाना था, आपने खाया नहीं, बजाय कि खाने के आपने तो उसको हटा ही दिया। तो ये उनका इफ़ेक्ट दिखाता है रॉबर्ट गिफन। ये इन्फीरियर गुड्स ही है, लेकिन उसकी भी निचली कैटेगरी, जिसको निचली कैटेगरी का मतलब ये नहीं कि सड़े गले हैं, पर वो कैटेगरी जिसको आपको आप छोड़ नहीं सकते, जिसको आप लेना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट दिखता है। पॉजिटिव इनकम प्राइस और कमोडिटी के अंदर मांग और कीमत में जो है पॉजिटिव रिलेशन है, यानी कि धनात्मक संबंध है। बाकी ये सब इसमें लिखा है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। फिर आता है एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा है इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। विस्तार संकुचन और वृद्धि और कमी किसमें? मांग में। देखो, विस्तार और संकुचन कब होता है? जब कीमत में परिवर्तन हो। यानी कि अगर आपकी प्राइस बढ़ी, प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ी, तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी, और प्राइस कम हुई तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। जब डिमांड कम होगी तब वो कॉन्ट्रैक्शन है, यानी संकुचन है। जब डिमांड बढ़ेगी यानी एक्सटेंशन है, विस्तार है। किसकी वजह से है? प्राइस, कीमत की वजह से। ये देखो, यहाँ ये P से P1 हुई प्राइस, तो क्वांटिटी क्या हो गई? Q से Q1 चला गई। दूसरा कॉन्ट्रैक्शन में देखो, संकुचन में देखो, प्राइस बढ़ी P से P1, तो डिमांड क्या हुई? Q से Q1 अंदर की तरफ आ गई। एक्सटेंशन में बाहर की तरफ डिमांड निकली, और कॉन्ट्रैक्शन में अंदर की तरफ आई। दिख रहा? प्राइस की वजह से डिमांड का बढ़ना एक्सटेंशन, और डिमांड का कम होना कॉन्ट्रैक्शन। वही अगर शिफ्ट हो तो कब होगा? इंक्रीज़ डिक्रीज़ कब होगा? इंक्रीज़ डिक्रीज़ होगा जब प्राइस में कोई इम्पैक्ट नहीं आया, प्राइस का ऊपर नीचे कुछ नहीं हुआ, वो हुआ दूसरे फैक्टर्स में। दूसरे कौन से फैक्टर्स? जो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस करके आए थे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी सेम रहनी चाहिए, लोगों की प्रेफरेंस सेम रहनी चाहिए, रिलेटेड गुड्स जो हैं वो सेम रहने चाहिए, टेक्नोलॉजी वगैरह एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वो सब कुछ जो हमने पिछले लेक्चर में लास्ट में पढ़ा था, वो सब समान रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा है। यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहेगी। जो जिस गुड्स की बात आप कर रहे हो, जिसकी कीमत आप मतलब जिस वस्तु की कीमत है बात कर रहे हो आप, वो स्थिर रहेगी, बाकी सब कुछ बदलेगा। तो अगर वही डिमांड आपकी बढ़ जाए, प्राइस वही है, वही कीमत मार्केट में, वही 100 रुपये में मान लो क्या बोलते हैं, आप सोच लो कि पैनकेक आता हो, ठीक है, एग्जाम्पल लेने में कुछ नहीं आ रहा। 100 रुपये का पैनकेक अगर आप ख़रीदते हो किसी से, या सॉरी आप किसी जगह से पिज़्ज़ा ख़रीदते हो, किसी स्ट्रीट शॉप से या कहीं से सैंडविच ख़रीदते हो, बर्गर ख़रीदते हो लोकल स्ट्रीट वेंडर से, तो वो 100 रुपये में जो देता था वो 100 रुपये में ही आज देता है। लेकिन अब आपको वहीं पे अगर आपके पास में पिज़्ज़ा हट या ऐसा कुछ खुल जाए, स्टार्ट हो जाए, आउटलेट आ जाए, तो आप उस 100 रुपये को थोड़ी देखोगे, अब आप ब्रांड देखोगे, अब आप वहाँ जाओगे। तो अगर आप वहाँ चले गए और आपकी यहाँ डिमांड कम हो गई, तो वो क्या हो गया? डिक्रीज इन डिमांड, मांग में कमी। क्योंकि अब आप ब्रांड देख रहे हो ना, आप प्राइस नहीं देख रहे, क्योंकि वो तो महंगा है, फिर भी आप वहीं जा रहे हो। और इसका उल्टा कि
आप वहाँ ना जाओ। प्राइस अभी भी यही वही है, वो वही आपके लोकल स्ट्रीट वेंडर की वही प्राइस है, लेकिन आप वहाँ नहीं जाके आप सोच रहे हो कि यार वहाँ मैं 500 रुपये खर्च करके इतना सा पीस खा रहा हूँ, या मैं 500 रुपये खर्च करूँगा तो ज़्यादा खाऊँगा। खर्च ज़्यादा कर रहे हो, प्राइस वो की वो यहाँ पे, है ना। मतलब वहाँ वाले लोग अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए, यहाँ डिमांड बढ़ जाए, तो वो इंक्रीज़ है। मांग बढ़ जाना किस वजह से, वो आपका प्राइस की वजह से नहीं हो रहा, कीमत की वजह से नहीं होता। कीमत वही है, बस आपकी सोच या और कोई भी फैक्टर काम कर रहा है, तो वो है इंक्रीज़ डिक्रीज़। इंक्रीज़ हुआ तो शिफ्ट टू द राइट, डिक्री कम हुई मतलब मांग कम हुई तो शिफ्ट टू द लेफ़्ट, यानी आगे पीछे वाली बात है। ये देखो, ये प्राइस वो की वो है, दोनों कर्व में देख लो, इंक्रीज़ डिक्रीज़ में। लेकिन अब क्या होगा यहाँ पे, पहले वाले में इंक्रीज़ में देखो डिमांड कर्व जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है, डी से लेके D1 तक जा रहा है। प्राइस में कोई इफेक्ट दिख रहा है आपको? कोई कि वही है प्राइस, वही पी प्राइस है। डिक्रीज़ में देखो वही पी प्राइस है, लेकिन डिमांड कर्व डी से D1 यानी अंदर की तरफ आ रहा है, लेफ्ट वर्ड जा रहा है। तो डिमांड कर्व का राइट वर्ड जाना इंक्रीज़ इन डिमांड होता है, आगे की तरफ जाना मतलब, और लेफ़्ट वर्ड आना यानी पीछे की तरफ आना डिक्रीज़ इन डिमांड यानी कमी, मांग में कमी। ये कब होता है? ये होता है दूसरे फैक्टर्स, अन्य कारकों की वजह से वो शिफ्ट हो रहे हैं, वो चेंज हो रहे हैं। आपकी प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, प्राइस वो की वो है। तो शिफ्ट कब होता है? जब दूसरे फैक्टर में आए। और मूवमेंट कब होता है? जब सिर्फ प्राइस में आए, बाकी चीज़ों में ना आए। ठीक है, वो बाकी चीज़ें जो मैं बात कर रही थी, थोड़ा सा फिर से बता देती हूँ कौन सी हैं। पहले सबसे पहले उसको तो छोड़ दो, बाकी चीज़ें बाद में पढ़ेंगे। पहला फैक्टर तो यही पढ़ेंगे कि फैक्टर यानी मांग को कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं। एक तो खुद की प्राइस ही करती है, खुद की कीमत ही करती है। प्राइस बढ़ गई तो आप कम खरीदोगे, प्राइस कम हो गई तो आप ज़्यादा खरीदोगे, जो कि लॉ ऑफ डिमांड है, मांग का नियम, है ना। तो मांग का नियम प्राइस की वजह से होता है, कीमत की वजह से होता है। ये एक पहला फैक्टर है। अगर ये वाला पॉइंट काम अगर देखें तो ये क्या बता रहा है? एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन, विस्तार और संकुचन को बताता है। फिर यहाँ से जो नीचे के पॉइंट आएंगे वो आपके इंक्रीज डिक्रीज यानी मांग की कमी और वृद्धि को बताएंगे। यानी पहला कंज्यूमर की इनकम, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है तो वो ज़्यादा खरीदेगा या कम खरीदे, जो भी है, डिपेंड इंफीरियर है कि नॉर्मल, उसकी वजह से, इनकम की वजह से, आय की वजह से क्या फ़र्क पड़ रहा है मांग के ऊपर, उसकी बात कर रहे हैं। दूसरा कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर क्या सोच के बैठा है, उसे फ्यूचर के बारे में क्या उसने दिमाग लगा रखा है कि भविष्य में क्या होने वाला है, मैं यहाँ रहूँगा, वहाँ रहूँगा, ये वो पता नहीं क्या क्या, तो दिमाग में ये जो ख्याली पुलाव पका के आज डिमांड पे क्या इम्पैक्ट आता है, कम कर देता है या ज़्यादा कर देता है, तो वो सब भी एक फैक्टर है। फिर है नंबर ऑफ़ बायर इन मार्केट, मार्केट में कंज्यूमर कितने हैं, ख़रीदार कितने हैं, उससे भी मांग पे फ़र्क पड़ेगा। अगर ज़्यादा है तो डिमांड भी ज़्यादा होगी, कम है तो डिमांड भी कम होगी। और साथ ही साथ अगर ऐसा है कि यूथ ज़्यादा है, तो वो लोग क्या करते हैं, स्टार्टअप का कल्चर है जैसे इंडिया में, तो मशीनरी वगैरह या फिर मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी, इस तरह से इन तरह की डिमांड बढ़ जाती है। जैसे जापान और चाइना में ओल्ड एज लोग ज़्यादा है, तो वहाँ पे मेडिसिन या ओल्ड एज जो नीड होती है, सब हेल्प चाहिए होती है, वैसी चीज़ें डिमांड बढ़ जाएगी। और जहाँ मार्केट में बच्चे ज़्यादा होंगे तो खिलौने या टॉफ़ी चॉकलेट ऐसी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो बायर्स, ख़रीदने वाले कैसे हैं और कितने हैं, पॉपुलेशन कैसी है, उसका भी इम्पैक्ट आता है। फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी कुछ सामान ऐसे होते हैं जो, जैसे मैंने अभी बताया था, प्रतिस्थापन वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट गुड्स की, आपका गुड जैसे टी और कॉफ़ी जनरली बताया जाता है, चाय और कॉफ़ी की बात की जाती है कि चाय और कॉफ़ी एक जैसे, कोई चाय नहीं पी के कॉफ़ी पी लेता है वाली बात है। चाय की कीमत अगर ना बढ़ी लेकिन कॉफ़ी की बढ़ गई तो आप चाय ज़्यादा पी लोगे, है ना। और वहीं कॉफ़ी की अगर
कीमत कम हो गई, चाय की नहीं कम हुई, चाय तो वही है, तो आप कॉफ़ी को बढ़ा दोगे क्योंकि कॉफ़ी सस्ती दिखेगी ना आपको। तो जब एक की वजह से दूसरे की जो डिमांड पे इम्पैक्ट आ रहा है ना, वो सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी प्रतिस्थापन वस्तुएं होती है, जिसको रिप्लेस किया जा सकता है। मतलब आपके पास उसका ऑप्शन है, अल्टरनेटिव है। कॉम्प्लीमेंट्री होता है पूरक वस्तुएं जो आपको साथ में कंज्यूम करनी पड़ती है, जॉइंट कंजम्पशन होता है उसका। जैसे कि रोटी और सब्ज़ी, अगर सब्ज़ी कितनी भी महंगी हो जाए, बिना सब्ज़ी के आप रोटी खाने से रहे, वो होता है कभी कभार आप बोलोगे कि अचार से खा लेंगे, पर रोज़ तो नहीं खा सकते ना। तो अचार या पिज़्ज़ा सॉस या ऐसा कुछ ये डेली नहीं चलता है, सब्ज़ी ही चाहिए होगी आपको। कार पेट्रोल की बात, तो पेट्रोल अगर सस्ता हो जाए तो आप एक ड्राइव की जगह 2 ड्राइव पे जाओगे। कार पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, कार वही है, लेकिन आपकी ड्राइव चेंज हो गई है क्योंकि आपको कार बिना पेट्रोल चलेगी नहीं। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री होती है, पूरक वस्तु है, उनका जो इम्पैक्ट दूसरी चीज़ पे आता है, एक तो सब्स्टिट्यूट जिसका अल्टरनेटिव हो, एक कॉम्प्लीमेंट्री जो साथ में यूज़ होती है। ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, पॉजिटिव इफेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट्री में नेगेटिव इफेक्ट होता है। ये और भी फैक्टर है, जैसे मतलब ये विदेशी व्यापार में फ़र्क, ट्रेड कंडीशन जैसे बोलते हैं। बाहर से अगर कोई चीज़ इंपोर्ट करवानी है, एक्सपोर्ट करानी है, तो उसका भी, और फिर सप्लाई रुक जाती है, या हमें सप्लाई बाहर भेजनी है तो उसका फिर फॉरेन एक्सचेंज आता है। तो इस तरह से बाहर की कंडीशन भी इम्पैक्ट डालती है, सरकार की नीतियाँ भी डालती है। सप्लाई नहीं है तो जैसे अभी टमाटर का था, कभी आलू का हो जाता है, कभी प्याज का हो जाता है, किसी का भी हो जाता है, सप्लाई कम हो जाती है, तो हम लोग फिर डिमांड भी इफ़ेक्ट हो जाती है उसकी। लोगों को नॉलेज बढ़ जाए, जैसे अभी काफ़ी कल्चर है ऑर्गेनिक खाने का, या फिर सॉल्ट नहीं खाना, शुगर नहीं खाना, हेल्दी खाना है, चाय नहीं पीनी है, ग्रीन टी पीनी है, मतलब इस तरह से, तो लोगों की नॉलेज भी बढ़ जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको पता लग जाए कि इस मार्केट में महंगा मिलता है, आप थोड़ा दूर जाके ख़रीदना चाहते हो, मतलब ख़रीदने को तैयार हो, पहले आपको पता ही नहीं होता है, तो आपको लग रहा होता है जो पास में वही सस्ता है। या फिर बिजनेस साइकिल, जैसे कि मुद्रास्फीति हो जाए, यानी आपके पास इनकम तो वही है पर अब महंगाई ज़्यादा है तो आप वो चीज़ें ख़रीद नहीं पा रहे हो। डिफ्लेशन, यानी कि डिमांड जो है वो आपकी है ही नहीं, तो आपके पास फालतू पड़ा है पैसा, आपको चाहिए ही नहीं कोई चीज़, तो ये मतलब सस्ता ही सस्ता पड़ा है सब कुछ, सब सस्ता है, लेकिन आप ज़रूरत से ज़्यादा थोड़ी ख़रीदोगे, होता नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम्पल ले लो। अभी जैसे सिनेरियो उसमें डिफ्लेशन तो दिखता ही नहीं है, हाँ, लेकिन रिसेशन ज़रूर है। कहते हैं ना पूरे देश में मंदी है, वही चेंज इन क्लाइमेट सीज़न, जैसे सर्दियों में गर्म चीज़ों का शौक़ होता है लोगों को, खाना है, ठंडा तो कोई नहीं खाता, सर्दियों में ठंडी चीज़ें चाहिए होती है, एसी वेसी, गर्मियों में हीटर चाहिए होता है, सॉरी, गर्मियों में आइसक्रीम वगैरह चाहिए हो, सर्दियों में हीटर चाहिए होता है। पॉपुलेशन का मैंने अभी बताया कि जनसंख्या कैसी है, कितनी है, उसका भी प्रभाव होता है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन यानी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, अगर सबको समान तरीके से इनकम मिल जाए, सबको सबकी सैलरी वगैरह सब बराबर हो, तो डिमांड भी ज़्यादा होगी, और किसी को बहुत ज़्यादा, किसी को बहुत कम दी जाए तो डिमांड भी कम ही होगी। फिर जिसके पास ज़्यादा है वो तो ख़रीद लेगा, बाकी कहाँ से ख़रीदेंगे, है ना। तो ऐसे काफ़ी सारे फैक्टर हैं। तो यही था अपना डिमांड चैप्टर। मेरी कोशिश यही थी कि मैंने इसमें सब कुछ इंक्लूड, मतलब मैं कर दूँ आप लोगों के लिए, और 2 ही लेक्चर में आपका डिमांड कंप्लीट हो सके। इसके बाद अपन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे जाएंगे, मांग की रोज पर। इसमें कोई डाउट है तो हम आगे फ्यूचर में जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपसे डाउट क्लास भी रखूँगी, उस पर आप अपने डाउट रख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को फ़िलहाल जितना रिवाइंड फॉरवर्ड करके आप देखना चाहें आप देख सकते हैं, और मेरे हिसाब से मैंने आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश की है। ऐसा कोई डाउट छूटेगा ही नहीं आपका। थोड़ा सा पेशेंस रखना, और जहाँ भी डाउट लगे उसको रिवाइज़ करना, ठीक है। आप अपनी बुक्स को तो रेफ़र कर ही सकते हैं, उसमें आपको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन आप वीडियो के साथ देखेंगे तो
आपको आसानी से समझ आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।